नमस्कार स्टूडेंट। आज अपन यहाँ कक्षा 10 से विषय विज्ञान के चैप्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अपन इसमें केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है सबसे पहले उसका अध्ययन करते हैं। इसमें अपन सबसे पहले अध्याय 5 जिसमें दैनिक जीवन में रसायन वाला चैप्टर है उससे शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, अम्ल की डेफिनेशन या इसके भौतिक गुण, जनरली सामान्य गुण क्या क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो H+, उसमें H+ आयन होते हैं, नीले निट्रस पत्र को लाल कर देते हैं। और अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। उदाहरण के तौर पे देखें तो H2SO4, HCl, HNO3 और भी आप लिख सकते हो जैसे कार्बनिक H2CO3 आदि। कुछ अम्ल में पेड़ पौधे या सजीव या जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं जिन्हें हम कार्बनिक अम्ल या प्राकृतिक अम्ल की संज्ञा देते हैं। तो आप कह सकते हो कि पेड़ पौधों या जीव जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कुछ कार्बनिक अम्लों के बारे में अपन देखते हैं। जैसे पहला है इमली। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है टार्ट्रिक अम्ल। संतरा में मुख्य रूप से एस्कार्बिक अम्ल उपस्थित होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का डायकस में फॉर्मिक अम्ल या आप कह सकते हो मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार सिरका एसिटिक अम्ल, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल। दही स्वाद में खट्टे होते हैं और उसमें खट्टेपन का मुख्य कारण होता है लैक्टिक अम्ल। और जठर रस जो कि हमारे आमाशय में मुख्य रूप से पाया जाता है HCl अम्ल होता है उसमें। अम्ल के बाद में अब हम आगे क्षार के बारे में चर्चा करते हैं। वही क्षार के सबसे पहले भौतिक गुणों के बारे में देखें तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। देखो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। अगर कभी कंफ्यूज हो तो आप एक वर्ड है अनिल, उस वर्ड को आप ध्यान में रख सकते हो। आप इससे पता लगा सकते हो कि ए का मतलब आप अम्ल से ले लो और नी का मतलब नीला लिटमस पत्र और एल का मतलब लाल लिटमस पत्र, यानी अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो क्षार इसका उल्टा कर देगा, लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देगा। इसी के साथ जो क्षार होता है वो जलीय विलयन जो या क्षार का जो जलीय विलयन होता है वो भी विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ये जलीय विलयन या विलय अवस्था में आयन मुक्त करता है जिसके कारण विद्युत का सुचालक होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनको मुख्य रूप से याद कर ले, ये पूरे चैप्टर्स में अपने काम आते रहेंगे। यदि जल में अम्ल अथवा क्षार की मात्रा सांद्रता अगर ज्यादा होती है तो हम उन्हें सांद्र कहेंगे, और अगर इनकी मात्रा कम होती है तो ये तनु, जैसे अपन कहते हैं तनु H2SO4 या तनु NaOH, तो इसका मतलब ये होता है कि जल में अगर अम्ल या क्षार की मात्रा कम है तो वो तनु है, और यदि जल में अम्ल या क्षार की मात्रा ज्यादा होती है तो सांद्र होता है। एक चीज इसमें ध्यान रखने ये इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा जल में अम्ल व क्षार मिलाया जाता है। जल में अम्ल अथवा क्षार को मिलाया जाता है, क्षार अथवा अम्ल में जल नहीं डाला जाता। इसका कारण सीधा सा है, क्योंकि यदि हम अम्ल अथवा क्षार में सीधे रूप से जल डालेंगे तो अम्ल या क्षार की मात्रा ज्यादा होती है, और जल डालते ही वो उष्माक्षेपीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिससे वो पात्र से उछलकर या पात्र को तोड़कर बाहर आ सकते हैं और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए हमेशा अम्ल या क्षार को जल में धीरे धीरे करके मिलाना चाहिए। अब आगे हम लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से लवण व जल का निर्माण होता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे ये अम्ल और क्षार H2SO4 के रूप में आप अम्ल ले सकते हो या HCl के रूप में ले सकते हो। क्रिया NaOH या अन्य जो क्षार आपको उदाहरण में बताए गए किसी से भी आप अभिक्रिया करवा लो। लवण के रूप में या Na2SO4 प्लस H2 या NaCl और H2। यहाँ आपको समीकरणों को संतुलित करना भी आवश्यक है, जो कि आप पूर्व कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। अगर अपन बात करें यदि हम परवल अम्ल की क्रिया दुर्बल क्षार से करवाएं,
यदि हमारे पास अम्ल प्रबल हो और क्षार दुर्बल हो तो इससे बनने वाला जो लवण है वो अम्लीय लवण कहलाएगा। जैसे आपने कहा HCl एक प्रबल अम्ल होता है और NH4OH जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है एक दुर्बल क्षार के रूप में काम करता है। इसकी क्रिया से जो बनने वाला अमोनियम क्लोराइड है ये अम्लीय लवण कहलाएगा। इसी प्रकार यदि अम्ल दुर्बल हो और क्षार दुर्बल हो तो ये जो विलयन है वो क्षारीय लवण कहलाएगा, जो कि CH3COOH जो एसिटिक अम्ल है जब हम प्रबल क्षार NaOH से करवाते हैं तो हमारे को क्षारीय लवण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगर अम्ल भी प्रबल हो और क्षार भी प्रबल हो या दोनों ही दुर्बल अवस्था में हो तो इनसे बनने वाला जो लवण होगा वो उदासीन होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो ये उदासीन लवण कहलाएगा, जो कि जैसे अपने पास NaCl नमक होता है वो उदासीन लवण होता है। यहाँ पर अपन को ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से जो बना लवणीय विलयन है वो अम्लीय होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना विलयन अम्लीय लवण होता है, क्यों? तो आप सीधा सा आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्षार प्रबल अम्ल प्रबल होने के कारण वो जल में पूर्णतया आयनित हो जाता है, जबकि यहाँ क्षार दुर्बल होने के कारण वो जल में पूर्णतया आयनित नहीं हो पाता। इसलिए जलीय विलयन में अम्ल के गुण अधिक होते हैं या H+ आयन अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसकी सांद्रता ज्यादा होती है। यही चीज इसके लिए पूछी जा सकती है कि क्या कारण है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना जो लवण है वो क्षारीय होता है। इसका कारण यही कहलाएगा क्योंकि जलीय विलयन में दुर्बल अम्ल होने के कारण वो पूर्णतया आयनित नहीं हो पाता, जबकि क्षार प्रबल होने के कारण पूर्णतया आयनित हो जाता है। इसलिए जलीय विलयन में OH- की सांद्रता अधिक होती है और ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अब आगे हम इन लवण के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे सिलेबस में लवण के 2 गुण दिए गए हैं, जिनमें एक आ गया कि पहला लवण के गलनांक और क्वथनांक उच्च। गलनांक का मतलब वो होता है कि पदार्थ का वह गुण जिसमें या पदार्थ का वह ताप जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होना प्रारंभ करता है वो उसका गलनांक कहलाता है। और जिस ताप पर पदार्थ वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में बदलना प्रारंभ होता है वो उसका क्वथनांक कहलाता है। तो ये दोनों ही लवण के लिए उच्च होते हैं। और दूसरा है कि लवण क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है, छोटे छोटे कणों के रूप में क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है और इन क्रिस्टल के मध्य सूक्ष्म रूप में जल अणुओं के रूप में उपस्थित रहता है, जिसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। अपन देखते हैं क्रिस्टलन जल। आप कह सकते हो लवण के इकाई सूत्र में, यानी जो एक लवण का इकाई सूत्र जो हम लिखते हैं उस इकाई सूत्र में जितने जल के अणुओं की संख्या होती है वो जल के अणुओं की संख्या ही क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे अपन उदाहरण के रूप में देखें CaSO4 जो कि एक जिप्सम का सूत्र है, इसमें अणुसूत्र के रूप में हमारे को 2H2O दिया गया है। ये जो 2H2O है वो क्रिस्टलन जल कहलाता है। सेकंड में अपन देखें Na2CO3.10H2O, ये जो 10 जल के अणु है यहाँ पर क्रिस्टलन जल कहलाता है। इसी प्रकार से आप फिटकरी का सूत्र ले सकते हो कि H2SO4 Al2SO4 की होता है 24H2O। तो ये जो 24H2O है ये लवण में क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद में अपने पास है अम्ल और क्षार की विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा, जिसमें आर्रेनियस की है, ब्रोस्टेन लोरी की है और लुईस की अम्ल और क्षार की अवधारणा है, जिसको अपन आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। आगे के वीडियो की अपडेट पाने के लिए सभी से एक बार मैं फिर कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के पास ये पहुंचे और इसका फायदा उठा सके।